हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास प्रैक्टिस सेट की 7th क्लास है। इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। सारी क्लासेस सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में डली हैं। आप जाके एक बार ये पिछली प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हमने प्रैक्टिस की है और साथ ही साथ नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की है। नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जो पेपर बनता है वो पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों से बनता है। आपके सिलेबस से मिलकर बनेगा सीटेट एग्जाम में जो पेपर बनता है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलकर बनता है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, लेकिन नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ करते चलना है, क्योंकि जब तक आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते हमको क्वेश्चन याद हो जाते हैं। अब क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते हैं और आंसर लगा देते हैं, चले जाते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ तो हमारा टाइम पूरा पड़ जाता है कि हाँ, हमने इतने टाइम में हमारा 40 मिनट बच गया, 45 मिनट टाइम बच गया, पूरा पेपर सॉल्व हो गया। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन तो होते नहीं हैं, नए प्रश्न भी होते हैं, और नए प्रश्नों को पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, फिर हम जाके आंसर तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता और हमारे 10 से 12 क्वेश्चन छूट जाते हैं टाइम ना होने की वजह से। बाकी हमने पढ़ाई अच्छे से की है, प्रैक्टिस अच्छे से की है, लेकिन टाइम नहीं बचने की वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये आपके साथ ना हो, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। बाकी आज की इस क्लास में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से करने वाले हैं, तो आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। तर्क यहाँ पे R1 दिया है, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। और तर्क R2 दिया है कि सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशे में बदल देते हैं। यहाँ पे कूट है, ए सही है, ए सही है और R1 सही है, और R1 ए की सही व्याख्या भी करता है। ए सही है, R2 सही है और R2 ए की सही व्याख्या भी करता है। ए गलत है, R2 सही है, ए गलत है या R1 सही है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पहला जो अभिकथन दिया है, अभिकथन ये दिया है कि जो सेल्यूलोज होते हैं, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, ये मानव के लिए रेशे का काम करते हैं, फाइबर का काम करते हैं। अब सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ होते कौन कौन से हैं, जैसे कि फल के अलावा सब्जियां, ये क्या होती हैं, ये रेशे का काम करती हैं, रुक्षांश का काम करती हैं। साबुत अनाज अगर आप खा रहे हैं तो ये क्या होते हैं, रुक्षांश के अच्छे स्रोत होते हैं। यानी यहाँ पे जो कथन दिया है, कथन तो बिल्कुल करेक्ट दिया है, लेकिन जो यहाँ पे तर्क दिया है R1 कि पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है, क्या ये करेक्ट है। क्यों बताइए, क्या सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता, मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। अब सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता, इसलिए यह अवशोषित होकर रेशों में भी नहीं बदलता है। जब सेल्यूलोज का पाचन ही नहीं होगा तो यह अवशोषित होकर रेशे में कैसे बदलेगा। यह बिना पचे ही रुक्षांश के रूप में होता है, रेशे के रूप में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए R2 स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सेल्यूलोज ना पचता है, ना अवशोषित होता है, ना रेशों के रूप में बदलता है। कुछ अगर बैक्टीरिया हैं जो सेल्यूलोज पे काम कर रही हैं तो ये इसको रेशों में नहीं बदलती, रेशों में इसको ना बदल के ये क्या करती हैं, जो फैटी अम्ल होते हैं ना, फैटी अम्ल के छोटे छोटे, फैटी एसिड के छोटे छोटे श्रृंखलाओं में बदलने का काम करती हैं, रेशे में बदलने का काम नहीं करती। तो यहाँ पे देखा जाए तो R2 भी गलत है, लेकिन सीटेट के ही एग्जाम में आपके R2 को सही माना है। क्यों माना है, ऐसा माना गया है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं मानव पाचन तंत्र में, वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, और ये सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करते हैं। फिर उसके बाद वो उसको पाचक रेशों में परिवर्तित करने का काम करते हैं, और ये जो रेशे होते हैं ये मानव की जो आंत होती है उसको सुचारू रूप से काम करने के लिए क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। जैसे सुचारू रूप से काम करना, मल त्याग करना, इनमें क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे NCERT और सीटेट एग्जाम में R2 को क्या माना है, करेक्ट माना है। तो यहाँ पे कथन ए भी सही हो जाएगा और R2 भी सही हो जाएगा, और R2 ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं? तिरछी शाखाएं, सुईनुमा पत्तियां, मोम जैसा मोटा तना या लंबी गहरी जड़ें। बताइए इनमें से कौन सी जो लक्षण है वो पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं। यहाँ पे कूट दिया है 1 तथा 2, यहाँ पे 2 तथा 3 होना चाहिए। क्या होगा? 2 तथा 3 होगा। 3 तथा 4 या 1 तथा 3। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो तिरछी शाखाएं होती हैं ये पर्वतीय क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके लक्षण होते हैं कि नहीं होते? तो पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय में उगने वाले जो वृक्ष होते हैं उसमें कुछ एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, कुछ अनुकूलन क्षमताएं पाई जाती हैं। उन अनुकूलन क्षमताओं में पहला है कि तिरछी शाखाएं। उनकी जो शाखाएं होती हैं ना वो ढलान की तरफ तिरछी होती हैं। कैसी होती हैं? ढलान की तरफ तिरछी होती हैं, ढलान की तरफ झुकी हुई रहती हैं, ताकि अगर बर्फ गिरे, ऐसी शाखाएं होती हैं ढलान की तरफ झुकी हुई होती हैं, ताकि जब भी बर्फ गिरे तो वो बर्फ उनके ऊपर सतह में जमा ना हो जाए, वो बर्फ का टुकड़ा क्या हो, फिसल के नीचे गिर जाए और शाखाएं टूटे ना। इसीलिए तिरछी शाखाएं पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों में पाई जाती हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है सुई नुमा पत्तियां। आप कभी भी देखिए जो ठंडे क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्लांट पाए जाते हैं उनकी पत्तियां कितनी नुकीली होती हैं, ऐसे बिल्कुल सुई नुमा होती हैं। ये किसके कारण होती हैं? ताकि जब बर्फ इनके ऊपर गिरे तो ये बर्फ को अपने पत्तियों में बर्फ उनके जमे नहीं। पत्तियों से ये क्या करते हैं, इतनी नुकीली पत्तियां होती हैं कि बर्फ कट के इधर उधर फैल जाती है, लेकिन पत्तियों में बर्फ जमा नहीं होती है। तो एक तो ये बर्फ नहीं जमे और दूसरा जल की हानि भी कम होती है। इसकी वजह से सुई नुमा पत्तियां भी पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों में पाई जाती हैं। मोम जैसा मोटा तना। देखिए मोम की परत, ये जो वैक्स की परत होती है ये पत्तियों के ऊपर तो पाई जाती है, पत्तियों के ऊपर मोम की परत पाई जाती है, लेकिन तने के ऊपर नहीं पाई जाती, इसीलिए ये क्या होगा? गलत होगा। लंबी गहरी जड़ें, ये रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं ना, ये रेगिस्तानी पौधे की विशेषता होती है। जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनकी गहरे जो जड़ें होती हैं ये इतनी गहरी होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करे? एब्जॉर्ब कर सके। वहाँ पे पानी इतना सरफेस पे पाया नहीं जाता, इसलिए उनकी जो जड़ें होती हैं ये गहरी होती हैं ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये रेगिस्तानी पौधे की विशेषता होती हैं, लक्षण होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के पौधे की नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण क्या होगा? समान होता है, समान नहीं होता है, चालक पदार्थ पर निर्भर करता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर इसको आप एक लाइन में समझिए तो एक लाइन में ये होता है कि जो प्रेरण होते हैं ना, प्रेरण में कभी भी आवेश बनते नहीं हैं, सिर्फ आवेश अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने की वजह से जो यहाँ पे प्लस आवेश होते हैं यानी पॉजिटिव धनात्मक आवेश होते हैं और जो ऋणात्मक आवेश होते हैं इनकी मात्रा हमेशा कैसी होती है? समान होती है। इनकी मात्रा हमेशा कैसी होती है? समान होती है, यानी परिमाण हमेशा समान होता है। तो इस प्रश्न का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। लेकिन ये हुआ क्यों, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम एक गोला लेते हैं, एक कोई सा हमने लोहे का धातु का गोला लिया, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसमें जीरो चार्ज है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। अब यहाँ पे हम एक छड़ लेते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज है, एक ये हम छड़ लिए, इसमें कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखिएगा ये छड़ में ऋणात्मक चार्ज है और ये जो गोला है गोले में कोई भी चार्ज नहीं है, ये आवेश यहाँ पे शून्य है। अब यहाँ पे ये जो छड़ है इसको हम गोले से छुआते नहीं हैं, बस इसके पास लाते हैं। तो जब हम पास लाएंगे तो गोले का जो पास वाला सरफेस है यहाँ पे ऋण के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश आ जाएगा। और जो गोले का दूसरा साइड है यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी नए आवेश नहीं पैदा हुए हैं, सिर्फ पहले से ही जो आवेश बने थे उन्हीं वही क्या हुए हैं? इधर उधर वितरित हुए हैं। अब वितरित हुए हैं, इसकी वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, यानी जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा और इन दोनों की मात्रा या फिर परिमाण क्या होगी? बराबर होगी। तो समान क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया, और आंसर कैसे आप एक शब्द में या एक लाइन में ला सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये सबसे ईजी ट्रिक है, आप इसको सबसे ईजी एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आवश्यकता होती है। खनिज लवण भी होते हैं, आहारी रेशे और जल भी होते हैं, जल की सीमित मात्रा होती है या अंकुरित अनाज भी होते हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिया है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ये 5 तो मुख्य पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए हमारे भोजन में होने ही चाहिए।
आएंगे, जिसमें कार्ब आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, उसके अलावा प्रोटीन आता है, प्रोटीन के अलावा वसा आएगा, वसा के अलावा विटामिन आएगा, विटामिन के अलावा क्या आएगा, खनिज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, खनिज लवण आएंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दो साथी पोषक तत्व भी होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रेशे यानी फाइबर, जो कि पाचन में मदद करते हैं, कब्ज की सहायता, ये कब्ज की जो परेशानी होती है उसको दूर करते हैं, और उसके अलावा जल, ये क्या होते हैं, दो साथी पोषक तत्व होते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन वृद्धि और विकास करने का काम करेगा। वहीं पे जो वसा होता है, ये ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, साथ ही टेम्परेचर को भी बैलेंस करने का काम करता है, यानी गर्मी प्रदान करता है शरीर को। विटामिन क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है, विटामिन। खनिज लवण के काम क्या होते हैं, तो हड्डी, दांत, ये जो दांत वगैरह का निर्माण होता है ना, ये खनिज लवण के कारण ही होता है। रेशे जो होते हैं, ये पाचन को ठीक रखते हैं, क्या करते हैं, पाचन को ठीक रखते हैं, कब्ज की शिकायत को दूर करते हैं। जल जो होता है, ये पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करता है, क्या करता है, ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है, और साथ ही शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये सारे पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, जिसमें 5 मेन पोषक तत्व होते हैं खनिज लवण तक, और 2 क्या होते हैं, साथी पोषक तत्व होते हैं, जो कि इनके पाचन और इनके परिवहन में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे 5 मेन पोषक तत्व के नाम तो दिए हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में क्या होता है, तो आहारी रेशा होता है और जल होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन उपचायक रोधी भी है, वे हैं कौन से, ए, बी और डी, ए, सी, ई, डी, बी, सी या डी, ई के, बताइए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से विटामिन हैं जो कि उपचायक रोधी भी हैं। उपचायक रोधी को हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट कौन से विटामिन होते हैं। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो शरीर की कोशिकाओं के जो हानिकारक कण होते हैं ना, हानिकारक कणों से बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीकारक होने से बचाए कोशिकाओं को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो अपचायक रोधी, यहाँ पे अपचायक रोधी मतलब क्या होता है, शरीर का रक्षक। अपचायक रोधी मतलब क्या होता है, शरीर का रक्षक, जो कोशिकाओं की रक्षा करे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट या उपचायक रोधी बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं, तो विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जब हमने विटामिन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कौन कौन से विटामिन हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, तो वहाँ पे ए, सी, ई को भी हमने पढ़ा था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल के पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, अधिक ऊंचाई पर वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, या पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जब वो धरती पे रहते हैं, पर्वत पे नहीं चढ़े रहते हैं, तब तो वो नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पहाड़ों पे चढ़ने पे ऐसा क्या हो जाता है कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है। वायु दाब कम कैसे होता जाता है, इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिएगा। ये क्या है, यहाँ पे ये समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, लैंड एरिया हो गया, धरती हो गई, यहाँ पे ये क्या हो गया, पर्वत हो गया। अब वायुमंडलीय परतें जो होती हैं ऐसे बिखरी होती हैं, ठीक है, ये एक परत हुई, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरी परत बना देते हैं, ये 2 परत हुई, यहाँ पे ये तीसरी परत हुई, चौथी परत हुई, 5वीं परत हुई, तब जाके 6ठी परत हुई, और यहाँ पे 7वीं परत। ऐसे वायुमंडलीय परतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, फैली होती हैं। तो यहाँ पे कोई मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे सी नाम का व्यक्ति है। तो वायुमंडलीय परतों से ही तो दाब लगता है। अब बताइए सबसे ज़्यादा दाब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पे लगेगा, ए पे लगेगा, बी पे लगेगा, या फिर सी पे लगेगा। तो ए के ऊपर कितनी परत है, 1 2 3 4 5 6 7 परत है। बी के ऊपर कितनी परत है, 1 2 3 4 5 परत है। सी के ऊपर कितनी परत है, सिर्फ 1 और 2 परत है। तो बताइए वायुमंडलीय दाब किस पे लगेगा, जिसके ऊपर परतें ज़्यादा होंगी। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब किस पे लगेगा, ए पे लगेगा, फिर उसके बाद किस पे लगेगा, बी पे लगेगा, और सबसे कम वायुमंडलीय दाब किस पे लगेगा, सी पे लगेगा। यानी जब हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जाते जाते हैं, तो जो वायु दाब होता है, एयर प्रेशर होता है, वो क्या होता है, कम होता जाता
लगता है, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। अब जब वायुमंडलीय दाब ही कम होगा, यानी एयर, वहाँ पे वायु दाब ही कम होगा, एयर प्रेशर ही कम होगा, तो वायु दाब कम होने से वहाँ पे मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, जिससे पर्वत में रहने वाले व्यक्ति या पर्वत जो पहाड़ पे चढ़ा है व्यक्ति, उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं, सांस लेने में कठिनाई न हो इसके लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, वायु नहीं होती। वायु होती है भाई, वायु होती है, ये ऐसा नहीं कि वायु नहीं होती, बस ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आंसर होगा कि अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से क्या होती है, कम होती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की पूर्ति वहाँ पे नहीं हो पाती। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सी पे क्या दिया है कि अधिक ऊंचाई पर वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है ना, वो जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो ताप कम होता है, ताप क्या होता है, कम होता है। और चौथा क्या दिया है, पर्वत पर वायु दाब अधिक होता है, नहीं, पर्वत पे वायु दाब क्या होता है, कम होता जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी युक्ति समय मापन के लिए प्रयुक्त होती है? धूप घड़ी, चाल घड़ी, फर्श घड़ी या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा धूप घड़ी। जब पहले समय के लिए घड़ियां नहीं होती थी तब क्या करते थे लोग, सनलाइट से, यानी जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी से समय का अंदाजा लगाते थे। सूर्य की रोशनी से और उनमें बनने वाली जो परछाई होती थी, परछाई से ही बता देते थे कि कितना समय हुआ है। उस टाइम पे एक धूप घड़ी विकसित थी। धूप घड़ी में एक डंडी लगी रहती थी। अब इस डंडी की परछाई अलग अलग जगह पे पड़ती थी। उस परछाई की स्थिति को देख के बता देते थे कि टाइम जो हुआ है वो कितना हुआ है। तो उस टाइम पे जो समय देखने की युक्ति थी, समय मापन की युक्ति थी, वो कौन सी थी? धूप घड़ी थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, यह देखा गया कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। बताइए क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लाल भूरी परत, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड की श्वेत परत, कॉपर सल्फाइड और कॉपर कार्बोनेट की काली परत। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो तांबे के पात्र में हरी हरी परत जमा हो जाती है, उस हरी परत के जमा होने का कारण क्या है, और वहाँ पे जो जमा होता है वो कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से, कौन सी परत मुख्य रूप से जमा होती है? तो यहाँ पे देखिए, जब कॉपर के बर्तन को आप लंबे समय तक वर्षा ऋतु में छोड़ दें, जो नमी वाला माहौल है, नमी वाले एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ देते हैं तो किसके किसके संपर्क में आएगा? वो H2O यानी जल के संपर्क में आएगा, साथ ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा। ठीक है, इन चीज़ों के संपर्क में आएगा और संपर्क में आने के बाद ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मिलके क्या करती हैं, धीरे धीरे तांबे से अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करके वहाँ पे हरी रंग की परत जमा देती हैं। हरे रंग की एक परत जम जाती है। इस हरे रंग की परत को हम क्या बोलते हैं? पैटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटिना बोलते हैं। अब ये जो पैटिना होती है, ये पैटिना मुख्य रूप से किसकी परत होती है? तो ये पैटिना होती है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट की होती है, और CuOH का होल ट्वाइस यानी किसकी होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख देते हैं, एक है कॉपर कार्बोनेट, क्या है? एक है कॉपर कार्बोनेट और दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की परत जो होती है जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो तांबा होता है, पुराना तांबा होता है, ये पुराने तांबे की मूर्तियाँ होती हैं, वो हरी हरी सी दिखाई देने लगती हैं। और ये जो परत जमती है ना, ये किसके एग्जाम्पल में आता है? तो ये कोरोजन के एग्जाम्पल में आता है या फिर संक्षारण के एग्जाम्पल में आता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, जो लोहे में जंग लगती है ना लाल भूरी कलर की, वो भी संक्षारण के एग्जाम्पल में ही आती है। और तांबे में हरे कलर की परत बनना, ये भी संक्षारण के अंतर्गत आता है। तो आयरन का रस्ट यानी लाल भूरा रंग, वो भी संक्षारण के अंतर्गत आएगा। कॉपर का पैटिना यानी हरा रंग, ये भी संक्षारण के अंतर्गत आ जाएगा। और जो सिल्वर यानी चांदी की पायलें आप देखिए, जो महिलाएं पहनी रहती हैं, वो चांदी की पायलें काली हो जाती हैं। काली क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इसमें भी एक परत जम जाती है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। किसकी परत जम जाती है? सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, जिसकी वजह से जो चांदी होती है वो किस कलर की हो जाती है? काली कलर की हो जाती है। अब यहाँ पे कॉपर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जमती है। यहाँ पे आप हरे वर्ष से भी आंसर लगा सकते थे। यहाँ पे लाल भूरी दिया है, यहाँ पे श्वेत दिया है, यहाँ पे काली दिया है, तो आप हरे वर्ष से भी यहाँ पे करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
बाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे रसारोहण में मदद मिलती है, खनिज पदार्थों तथा जल का शोषण होता है, पौधे का तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है, या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, जो बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन होता क्या है? जो पौधों की पत्तियों से जल और जो जल वाष्प के रूप में निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। पत्तियों से जल जो जल वाष्प के रूप में निकलता है इसी को हम क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब बाष्पोत्सर्जन के लाभ क्या क्या है? तो रसारोहण में मदद मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। जब पत्तियों से पानी निकलता है ना तो पत्तियों में ऊपर की ओर एक खिंचाव लगता है। किधर? ऊपर की ओर एक खिंचाव लगता है। जब ऊपर की ओर खिंचाव लगेगा, ये खींच पड़ेगी, तो इस खिंचाव के कारण क्या होता है? इससे जड़ों से पानी और खनिज लवण ऊपर तक पहुंचते हैं। तो दूसरा यहाँ पे दिया है खनिज पदार्थों तथा जल का शोषण होता है, तो ये भी सही है। जब पत्तियों में खिंचाव लगता है ना तो ऊपर पानी ऊपर खींचने की वजह से मिट्टी से अधिक जल और अधिक खनिज लवण क्या होते हैं? अवशोषित होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तीसरा है पौधे का तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलता है। देखिए, जब मनुष्यों को पसीना चलता है, हमको आपको पसीना चलता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है कि नहीं होता? ऐसे पौधों में ही होता है। पौधों में भी जब बाष्पोत्सर्जन होता है ना तो जो पौधों की बॉडी का टेम्परेचर होता है, यानी पौधे का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? बैलेंस होता है, यानी ठंडक मिलती है उनको। तो ये जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये पौधों को ठंडक प्रदान करती है, अतिरिक्त जो गर्मी होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो यहाँ पे एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3T याद रखना है। 3T में एक टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। एक टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, ऊपर की तरफ जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा होता है टेक अप, यानी ऊपर की तरफ जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं। और तीसरा T3 का मतलब होता है टेम्परेचर, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे? तापमान बैलेंस करना। तो ये जो बाष्पोत्सर्जन है ये 3T पे काम करता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, एक मेज पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। तर्क है R1, प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। यहाँ पे R1 और R2 दो तर्क दिए हैं। यहाँ पे कूट दिया है R1, यहाँ पे R1 होगा। R1 व R2 दोनों सही है, R2 एक ही सही व्याख्या करता है। R1 व R2 दोनों सही है, R1 एक ही सही व्याख्या करता है। केवल R1 सही है और एक ही सही व्याख्या भी करता है। केवल R2 सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो अभिकथन दिया है, अभिकथन क्या दिया है? अभिकथन ये दिया है कि जब हम मेज पे जोर से चोट करते हैं तब हमको ज़्यादा तेज यानी ज़्यादा प्रबल ध्वनि सुनाई देती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐसा होता किसके कारण है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम जोर से किसी भी चीज़ पे, किसी भी मेज पे हम जोर से चोट करेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा? जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, और वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो अधिक ऊर्जा वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी अधिक ऊर्जा वाली ध्वनि वहाँ पे निकलती है। तो अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे जो R1 दिया है कि प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है, ये भी सही है कि जो प्रबल ध्वनि होती है, तेज ध्वनि जो होती है, अब देखिए आप किसी को तेज से बुलाएंगे तो दूर रहेगा तब भी सुन लेगा, और अगर धीरे से बोलेंगे तो दूर वाला व्यक्ति सुन पाएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं सुन पाएगा। इसीलिए प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है जबकि धीमी ध्वनि कम दूरी ही तय करेगी। तो यहाँ पे तर्क भी सही है और ये एक ही व्याख्या भी कर रहा, क्या है? एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे R2 जो दिया है कि प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। अब बताइए जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस क्या ये आवृत्ति पे निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं। आयाम लाउडनेस पे डिपेंड करता है। जो लाउडनेस होता है यानी प्रबलता होती है, प्रबलता किस पे डिपेंड करती है? प्रबलता डिपेंड करती है आयाम पे, आयाम पे निर्भर करती है। जबकि जो आवृत्ति है, ये आवृत्ति किसको निर्धारित करती है? ये तीव्रता को, या फिर इसको क्या बोलेंगे? तारत्व। किसको बोलेंगे? तारत्व को डिसाइड करती है, तारत्व को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे अगर आयाम ज़्यादा होगा तो प्रबलता ज़्यादा होगी, और प्रबलता ज़्यादा होने से आवाज़ तेज होगी या फिर धीमी होगी। क्या होगी? तेज होगी या फिर धीमी होगी। प्रबलता से आवाज़ पतली या मोटी नहीं होती। जबकि जो आवृत्ति है, आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तारत्व ज़्यादा होगा, और तारत्व ज़्यादा या कम होने से आवाज़ धीमी क्या होती है? पतली या फिर मोटी होती। क्या होती है? आवाज़ पतली या फिर मोटी होती है। तो यहाँ पे लाउडनेस की बात हो रही है, आवाज़ तेज की बात हो रही, तो आवाज़ तेज या धीमी ये आयाम पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कथन A सही है और R1 सही है, और जो R1 है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
सोयाबीन में सबसे अधिक होता है खनिज, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन। तो जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारियों का मांस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसमें खनिज, लवण, वसा और विटामिन भी होते हैं। लेकिन अगर सबसे अधिक मात्रा में बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है किसमें, सोयाबीन में। अब प्रोटीन और कहाँ कहाँ पे होता है, तो दालों में प्रोटीन पाया जाता है। उसके अलावा दूध और जितने भी दूध प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, और अंडे में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। यह केवल जंतुओं में संभव है। इसमें किसी कोशिका, किसी जीवित भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। ये तीसरा है जो स्टेटमेंट, ये क्या दिया है कि इससे बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। कूट दिया है 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या फिर केवल 1। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग में केवल किस में होती है, जंतुओं में होती है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि क्लोनिंग जो प्रक्रिया होती है, क्लोनिंग सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में नहीं होती है, बल्कि ये पौधों में भी होती है। किस में होती है, पौधों में भी होती है। और पौधों के अलावा जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव में भी क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है। तो क्लोनिंग जंतुओं बस में ना होके, केवल यहाँ पे लगा ना, तो केवल जंतुओं में ना होके पौधे और सूक्ष्म जीव में भी होती है। दूसरा क्या है, इसमें किसी कोशिका, किसी जीवित भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण यानी फोटोकॉपी बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रतिलिपि बनाना या प्रतिबिंब बनाना। तो ये क्लोनिंग की सही परिभाषा देता है, क्योंकि क्लोनिंग में क्या होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल फोटोकॉपी ही बनाई जाती है, प्रतिलिपिकरण ही किया जाता है। ठीक है, यही क्या होती है, क्लोनिंग की सही परिभाषा होती है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, इसमें बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। ये हमेशा के लिए हम सही नहीं बोल सकते, क्योंकि क्लोनिंग से एक संतान की भी उत्पत्ति होती है, एक संतति की भी उत्पत्ति होती है, और क्लोनिंग से बहुत सारे संतति की भी उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ कि बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होगी। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें केवल दूसरा लिखा है, केवल सेकेंड लिखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है, या रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व रखता है, या रासायनिक विधियों द्वारा सरलतम पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे यौगिक बताना होगा कि यौगिक क्या होता है। यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है ये आपको बताना है। तो यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना हो। क्या हो, एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना हो। जब निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तभी जाके यौगिक का निर्माण होगा। और निश्चित अनुपात में मिले होने के अलावा इन दोनों के बीच में रासायनिक बंध होना चाहिए। अगर ये रासायनिक बंध से नहीं जुड़े हैं तो ये यौगिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि H2O यानी जल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जो कि 2 के अनुपात में होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1 परमाणु ऑक्सीजन का होता है। अब ये निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, साथ ही इनके बीच क्या होता है, रासायनिक बंध होता है। क्या होता है, रासायनिक बंध भी होता है, जिसकी वजह से ये यौगिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ये यौगिक का गुण, मतलब यौगिक होने का गुण नहीं है। दूसरा है, यह रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व रखता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि एक तो रासायनिक बंधों से जुड़े हैं और 2 भिन्न तत्व भी हैं और निश्चित अनुपात में भी होते हैं। तीसरा है, यह रासायनिक विधियों द्वारा सरलतम पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो वाटर है ना, H2O है, ये क्या है, यौगिक है, और इसको हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाना ये सिर्फ यौगिक नहीं बनाता जब तक कि ये किस बंध द्वारा नहीं जुड़े होंगे, रासायनिक बंध द्वारा। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा, यौगिक नहीं। जब इनके बीच में रासायनिक बंध होगा तभी ये क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। तो यौगिक होने के लिए एक तो 2 या 2 से अधिक तत्व का निश्चित अनुपात होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, रासायनिक बंध होना चाहिए, तभी वो जाके यौगिक कहलाएंगे। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से असत्य कथन है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, आवेश बराबर होते हैं परंतु विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे आपको असत्य बताना है। आपके सारे ऑप्शन पॉजिटिव होंगे, सिर्फ एक ही क्या होगा, असत्य होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, कोई आवेश नहीं होता। ये क्या होता है, उदासीन होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश बराबर होते हैं पर दिशा विपरीत होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए प्रोटॉन पे आवेश जो होता है ये +1 होता है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, -1 होता है। दोनों मात्रा में तो बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। क्या ये सही है? देखिए ऐसा नहीं है। जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1836 गुना होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पे। अब यहाँ पे आपको एक कमेंट करके आंसर भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान कितने होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है लगभग बराबर होता है। तो बिल्कुल बराबर नहीं होता। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1836 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। अब चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अभिवर्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसी पिंड पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होता है ये सदैव किधर काम करता है। तो देखिए जो अभिकेंद्र बल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र से मतलब है कि हमेशा केंद्र की ओर लगता है। जो अभिकेंद्रीय बल है ये किधर लगता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है। जब कोई भी वस्तु है वो वृत्ताकार पथ पे जब गति करती है तो उस टाइम पे जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जैसे कि आप रस्सी पे बांध के कोई पत्थर घुमा रहा है, ये कोई पत्थर है, आप रस्सी से बांधे, अब इसको गोल गोल राउंड राउंड घुमा रहा है, तो इस टाइम पे जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। या फिर मोड़ पे कोई भी गाड़ी चल रही तो जो अंदर की ओर बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है, ये केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। क्या होता है, केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। और ये कैसा बल होता है, ये आभासी बल होता है। कैसा बल होता है, आभासी बल। जब ये जो गाड़ियां होती हैं, जब ये सर्कुलर पाथ में चलती हैं, वृत्ताकार मार्ग में चलती हैं, तो इनको ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर की ओर कोई बल लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, जो कि बैलेंस करने का काम करता है। जो गाड़ियां मोड़ पे घूम पाती है ना, ये अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के बैलेंस के कारण ही होता है। एक अंदर की ओर लगता है और एक बाहर की ओर आभासी बल लगता है, जिसके वजह से ये जो बल होता है ये क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। आप कभी भी पानी की बाल्टी भर के आप उसको गोल गोल घुमाइए, ऐसा लगेगा जैसे बाल्टी दूर जा रही है, हाथ से छूट रही। क्यों? क्योंकि उस पर बाहर की ओर भी एक बल लग रहा है जिसको हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये क्या होता है, एक आभासी बल होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है, किधर कार्य करता है, तो ये केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र मुख्य रूप से विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, विद्युत आवेश के किसी स्रोत की तरह कार्य करता है, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है, ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत की तरह कार्य करता है। बताइए जो विद्युत जनित्र होता है, इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है, जनरेटर किसकी तरह कार्य करता है। तो जो जनरेटर है ना, इसका काम नई ऊर्जा का बनाना नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। जैसे कि ये क्या करता है, जो जनरेटर है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, किसको, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन, ये विद्युत जनरेटर। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे बांध का पानी किस में गिरता है, टरबाइन पे गिरता है। अब टरबाइन क्या हो जाएगा, घूमेगा। जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन जो जनरेटर है उसको घुमाएगा, जनरेटर को घुमाता है तो जनरेटर क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है। ये जो जनित्र होता है जनरेटर, ये बिजली उत्पन्न करता है।
है, यानी कुल मिला के जो यांत्रिक ऊर्जा थी, मैकेनिकल एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये किसका काम होता है, ये जनरेटर का काम होता है। जस्ट इसका अपोजिट जो मोटर है, मोटर काम करता है। मोटर काम क्या करता है, तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बाकी यहाँ पे दिया चुंबक की तरह, ना चुंबक की तरह काम नहीं करता, स्रोत की तरह भी काम नहीं करता। ये क्या करता है, ऊर्जा परिवर्तक की तरह काम करता है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, जब बर्फ ठोस को गर्म करते हैं तो वह जल यानी द्रव में संघनित हो जाता है और जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पे वो वाष्प में बदलता है। लेकिन वो कौन से ठोस पदार्थ हैं जो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। यहाँ पे कुल मिला के सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में पूछा है। सब्लिमेशन की प्रोसेस कौन सो करता है, या ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया किसमें होती है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो होती है ये कपूर और आयोडीन में होती है। किसमें, कपूर और आयोडीन। इसके अलावा जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, जो कपड़ों में रखने वाली गोलियां होती हैं, उनमें भी क्या होता है, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। यानी ये डायरेक्ट ठोस से किस में बदल जाती हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाती हैं, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती हैं। अब कुछ और अवस्था परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अगर ठोस से द्रव में बदल रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। यहीं पे द्रव से अगर ठोस में कोई वस्तु बदल रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। वहीं पे द्रव से अगर गैस में बदल रही, किससे, द्रव से अगर गैस में बदल रही कोई वस्तु तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, बाष्पीकरण, या उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। और अगर गैस से कोई भी वस्तु द्रव अवस्था में आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलते हैं, ये बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया ठोस से गैस तो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस से कोई भी वस्तु डायरेक्ट ठोस में बदल रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। ये अवस्था परिवर्तन के नाम हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। खसरा जीवाणुओं से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है। यहाँ पे कूट दिया है 1 तथा 3, 2 तथा 3, 2, 3 तथा 4, 1, 3 तथा 4। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है खसरा जीवाणुओं से होता है। जो मेजल्स होता है, मेजल्स बैक्टीरिया से, जीवाणु से नहीं होता, बल्कि किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, जिसका वाहक क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। उसके अलावा दिया है टाइफाइड जीवाणुओं द्वारा होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो टाइफाइड होता है ना, ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। दिया है कुष्ठ रोग विषाणुओं द्वारा होता है। तो कुष्ठ रोग विषाणुओं द्वारा नहीं होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। और इसके जीवाणु का नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री। क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री नाम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और फोर्थ भी गलत है, सिर्फ सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, सेकंड और थर्ड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने पढ़ा है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके नए प्रश्न भी थे और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपके PYQ क्वेश्चन भी थे। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन, नए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज़ नोट डाउन भी करते चलिएगा। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।